हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा एजुकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब ये कि यहाँ पर कभी ऐसा नहीं होता कि आपको 2 चैप्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाएं या फिर एक्सेस दिया जाए और उसके बाद में फिर आपसे बोला जाए कि भाई बचे हुए कोर्स के लिए आपको जो है कोई पेड सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा या फिर आपको कोई फीस देना पड़ेगी। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स पर नहीं होता। आपको सारा का सारा एजुकेशन, सारे के सारे कोर्सेज, किसी भी क्लास का कंटेंट वगैरह पूरा एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करने के लिए यहाँ पर मिलता है। मैग्नेट ब्रेन्स इस पर्टिकुलर गोल को लेकर आगे बढ़ रहा है कि किसी भी तरीके की परिस्थितियाँ हों, किसी भी तरीके की सर्कमस्टांसेस हों, आप बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप लोग जितना हो सके उतना नॉलेज गेन कर सकें। ना सिर्फ आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें बट साथ ही साथ अपने करियर्स में अच्छा परफॉर्म कर सकें, बढ़िया इस देश के प्रति तरक्की और इसकी जो उन्नति है उसमें अपना योगदान दे सकें, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए अच्छा कर सकें एंड एक अच्छे इंसान के तौर पर समाज को कंट्रीब्यूट कर सकें। तो इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस या इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में मैग्नेट ब्रेन्स काम करता है एंड ये एक इंश्योरिटी देता है आपको कि आपको हमेशा एक्सक्लूसिवली सारा का सारा कंटेंट यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही सारा का सारा कंटेंट यहाँ पर एक्सेस करने के लिए मिलेगा। सो इसी थॉट पर हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है इसमें हम लोग हमारे जो मैग्नेट ब्रेन्स के टेस्ट पेपर्स हैं, जो इसकी सीरीज़ हमने शुरू करी है, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने जो हमारा पहला चैप्टर है टर्म 2 का, या फिर इस तरह से बोलूँ कि जो हमारी थीम नंबर 9 है, जो पहली थीम है टर्म 2 के लिए, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, इसमें हम लोगों ने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कितने हो सकते थे वो देखे थे। कितने क्वेश्चंस इस पूरे चैप्टर से शॉर्ट आंसर के बन सकते थे और शॉर्ट आंसर के क्वेश्चंस को आंसर करते वक्त में अपने को किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी और अकॉर्डिंगली उनके कुछ जो आपके क्वेश्चंस वगैरह थे उनके किस तरह से जवाब देने हैं उसके एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखे थे। आज का जो सेशन रहेगा इसमें हम लोग जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जो लॉन्ग आंसर में क्वेश्चंस आएंगे, उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और फिर वही बात की लॉन्ग आंसर के क्वेश्चंस को किस तरह से करना है, क्या डिफरेंस आ जाता है जब आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया और एक पर्टिकुलर क्वेश्चन उसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछ लिया जाता है या डिस्क्रिप्टिव आंसर पूछ लिया जाता है, तो फिर क्या फ़र्क आ जाता है, किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है स्कोर कर सकें, मैक्सिमम नंबर जो है उस पर्टिकुलर आंसर में या फिर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में स्कोर कर सकें। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे एंड ऑब्वियस सी बात है इस चैप्टर से जितने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं उसके फिर क्या जवाब दिए जा सकते हैं, उस पर भी थोड़ी सी बातचीत वगैरह हम लोग जो है करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेशन एंड जो पहला क्वेश्चन आने वाला है वो है डिस्कस द एग्जांपल्स द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ मुगल क्रॉनिकल्स। डिस्कस विद एग्जांपल्स द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ मुगल क्रॉनिकल्स। अब यहाँ पर हमको क्या पूछा गया है कि भाई जो मुगल क्रॉनिकल्स थे, मुगल क्रॉनिकल्स का मतलब क्या, जो आपके अकबरनामा हो गया, बादशाहनामा हो गया, इस तरीके से आपके बाबरनामा हो गया, ये जो क्रॉनिकल्स वगैरह थे जो या तो मुगलों ने लिखवाए थे या फिर जो ट्रांसलेट करवाए थे, आप एक काम करिए इनके जो अलग अलग डिस्टिंक्टिव फीचर्स निकल कर आते हैं, जो खास इनके फीचर्स हैं जिसके कारण ये जो टेक्स्ट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप उसके बारे में बातचीत करिए। मगर जब आप बातचीत करेंगे तो फिर भाई आपको जो है एग्जांपल्स के साथ में बातचीत करनी है, मतलब हवा में बात नहीं होगी। आप अगर ये बोलेंगे कि मुगल जो क्रॉनिकल्स हैं उनके डिस्टिंक्टिव फीचर्स ये हैं, तो फिर उसको एग्जांपल के साथ में जो है आप समझाइए। अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट तभी किया जा सकता है जब आपने डिटेल में जो है मुगल क्रॉनिकल्स का चैप्टर पढ़ा हो। यहां पर मैग्नेट ब्रेन्स आपकी हेल्प में जो है निकल कर सामने आता है। आपने अगर लेक्चर्स भी देखे हैं, जो लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं और आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल दोनों पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, अगर आपने उन चैप्टर्स को देखा है, मुगल क्रॉनिकल्स हमने डिटेल में 7-8 लेक्चर्स में जो है पूरा कवर किया है टॉपिक बाय टॉपिक, अगर आपने उनको पढ़ा है तो फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन लेक्चर्स वगैरह को देखने के बाद में इस क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि भाई मुगल क्रॉनिकल्स जो हैं इनके डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या होते हैं, या पहला सवाल यही उठाते हैं कि मुगल क्रॉनिकल्स थे क्या। तो बादशाहों के जो अलग अलग आपके मुगल एम्परर्स आए हैं उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में, अपने शासनकाल के बारे में, अपने राइन के बारे में क्या क्या बातें जो हैं लिखवाई हैं, ऑफिशियली जो कमीशन करवा के अपनी हिस्ट्रीज वगैरह लिखवाई हैं ताकि उनकी फ्यूचर जनरेशन उनको पढ़ सके, उनको मुगल क्रॉनिकल्स बोला गया है। अब हर एक जो आपका मुगल क्रॉनिकल है उसमें एक बात आपको कॉमन देखने को मिलती है, वो है पर्शियन भाषा, फारसी में उसको लिखवाया गया है। दूसरा ये कि ये सारे के सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे। तीसरी बात ये कि इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मुगल क्रॉनिकल में आपका अकबरनामा आता है। अकबरनामा कायरे से यानी कि अकबर की कहानी है, अकबर की स्टोरी,
तो इसमें आपको अकबर की ज़िंदगी के बारे में सब कुछ पता चलना चाहिए, या अकबर की ज़िंदगी के बारे में आपको सारी बातें मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। अकबर ने जो रूल किया था, ऑब्वियस ही बात है उसकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ी बहुत बातें आपको देखने को मिलेंगी, बट मोर और लेस उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है उसको भी उसमें डिस्कस किया गया है। अब अकबरनामा में ही जो है आपको 3 किताबें मिल जाती हैं, फिर जिसमें आपकी अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। आईने अकबरी जो है उसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चल जाता है, और जो 2 वॉल्यूम्स हैं इसके अलावा उसमें आपको पता चलता है कि अकबर की पहले की जो कहानी थी वो क्या है, और अकबर के टाइम पीरियड में क्या स्टोरी रही, और वो सारी चीज़ें। तो इस तरीके से अगर आप पर्टिकुलर एक एम्परर की बात करते हैं तो सिर्फ आपको उस एम्परर की जिंदगी की कहानी नहीं मिलती, उसके शासन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा था, ये सारी बातें में पता चल जाती हैं। तो अगर आपके पास में ये सारा नॉलेज है, अगर आपने एनसीईआरटी को पढ़ा है अच्छे से, या फिर अगर आपने फॉर दैट मैटर हमारे वीडियोज़ वगैरह देखे हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर, तो फिर आपसे इसका जवाब, इसका ये जो सारा नॉलेज है आपके पास है। अगला क्वेश्चन जो आता है, ये सारे नॉलेज की मदद से 6 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको लिखा कैसे जाए। सबसे पहली बात तो ये कि आपसे 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब ये कि आपसे एक्सपेक्टेशन ये किया जाता है कि भाई ये कम से कम 150 से 200 वर्ड्स के बीच में जो है आप इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। अब 150 से 200 वर्ड्स का मतलब हो जाता है 15 से 18 लाइनों के करीब आपने कम से कम लिखना है। अब ये 15 से 18 लाइनें लिखने के आपके पास में 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप इसको पैराग्राफ्स में लिख दीजिए, या फिर आप इसको पॉइंट्स में लिख दीजिए। यही बात मैंने अपना शॉर्ट आंसर्स का जो सेशन था उसमें भी कही थी, और यही बात मैं आपको यहां पर भी दोहराऊंगा कि हमको जवाब जहां तक हो सके पॉइंट्स में लिखना है, हमको जवाब जो है जहां तक हो सके उसको पैराग्राफ में लिखने से बचना है। वजह यह है कि पैराग्राफ जनरली जो है लोग पूरा अगर ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो आपको कंटेक्स्ट समझ में नहीं आता, और एग्जामिनर के पास में इतना वक्त होता नहीं कि वो एक एक वर्ड टू वर्ड जो है टॉप से लेके बॉटम तक जनरली वो एक एक चीज पढ़कर देखे। पॉइंट्स में यह है कि आप एक सरसरी निगाह भी मारोगे तो फिर भी आपको एक कंटेक्स्ट या फिर एक क्रक्स समझ में आ जाता है कि बात क्या कही जा रही है। तो यहां पर सामने वाला जो है एक क्योंकि उनका भी अपना एक एक्सपीरियंस हो जाता है, एक लर्नड व्यक्ति जो है वो आपकी कॉपी वगैरह चेक कर रहा है, जो काफ़ी वक्त से पढ़ा रहा होगा, एक बड़ा एक्सपीरियंस टीचर होगा। तो पॉइंट ये है कि जब इस तरह अगर आप पॉइंट्स में अपनी बातें लिखकर जो है उसके सामने रखोगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से वो आपका कम टाइम पीरियड में, क्योंकि उसको आपकी कॉपी चेक करनी है, तो वो देख पाएगा, समझ पाएगा, और आपको मार्क्स वगैरह जो है वो मैक्सिमम मिलने की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। तो ये कुछ बातें हैं जो आंसर लिखने के पहले अपने को दिमाग में रखनी है। अब इन सारी बातों को ध्यान में रखकर किस तरीके से जवाब तैयार किए जा सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से यहां पर आंसर लिखा गया है आप भी उसी तरह से लिखें, आपके मन में जो आ रहा है आप उस तरीके से लिख सकते हैं, बट प्रेफरेबली हो सके तो पॉइंट्स में लिखिएगा। दूसरी बात यह कि एकदम से आपने क्वेश्चन पढ़ा तो फिर आप आंसर लिखने पे जंप मत करिए, आप पहले थोड़ा सा विचार करिए, मनन करिए, और उसके बाद में आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, जो ज्ञान है आपके पास में, उसको आप एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में जमाइए कि सबसे पहले ये आएगा, या सबसे इंपॉर्टेंट जो रेलेवेंट पॉइंट है इसकी इस पर्टिकुलर चीज के बारे में वो ये है, तो इसको सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं, उसके बाद ये पॉइंट आएगा, उसके बाद ये पॉइंट आएगा, उसके बाद ये पॉइंट आएगा। इस तरीके से अगर आप सीक्वेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ जाएंगे, या मोस्ट कंसर्निंग से लीस्ट कंसर्निंग पॉइंट की तरफ जाएंगे, तो होगा ये कि आपके जो हैं मार्क्स वगैरह या फिर आपका जो स्कोरिंग है वो मैक्सिमम हो जाएगी, आप ज्यादा से ज्यादा नंबर जो है स्कोर कर पाएंगे। चलें, तो इतनी थॉट प्रोसेस के साथ में, इतने माइंड, इस पर्टिकुलर बेंट ऑफ माइंड के साथ में हम लोगों ने अपना क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है। तो द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ मुगल क्रॉनिकल्स आर, तो आपसे पूछा गया है डिस्टिंक्टिव फीचर्स बताओ मुगल क्रॉनिकल्स के, तो आप नॉर्मली ऐसे ही शुरू कर सकते हैं। आपने पूरी की पूरी लाइन जो है यहां पर उतार दी और इसके आगे एक आर लिख दिया, और अब इसके बाद में आप अपनी पॉइंट्स में जो है बातचीत शुरू कर सकते हैं। दैट दे वेर अ कलेक्शन ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंस्टीट्यूशंस ऑफ मुगल स्टेट, केयरफुली कलेक्टेड एंड अरेंज्ड इन ग्रुप्स विद सिमिलर इंफॉर्मेशन बाय इंडिविजुअल्स क्लोजली कनेक्टेड विद द कोर्ट। यानी कि मुगल क्रॉनिकल्स क्या थे, इसमें आपका मुगल कोर्ट के बारे में जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी, जो वेरियस रिकॉर्ड्स वगैरह से पता चलती है, या जो आपके इंपॉर्टेंट लोग जुड़े हुए थे कोर्ट से जो उनसे पता चलती है, उस सब का आपको इसमें जिक्र जो है देखने के लिए मिलता है। अच्छा पॉइंट है शुरू करने के लिए। आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई ये जो आपके मुगल क्रॉनिकल्स हैं ये अलग अलग आपके एम्परर्स के राइन के बारे में हमको बताते हैं। राइन का मतलब क्या, शासनकाल के बारे में, और उसके वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में हमको जानकारी मिलती है, उसके टाइम पीरियड पे मुगल कोर्ट किस तरह से फंक्शन करता था, और उसकी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, उसका जो एक बर्थ से लेके उसका जो थ्रोन तक का सफर रहा है, और थ्रोन में फिर उसका जो एक पावरफुल एम्परर बनने तक का जो सफर रहा है उसके बारे में पता चलता है। आप चाहो तो ऐसे भी शुरू कर सकते हो, अगर आप चाहो तो जो पॉइंट इन्होंने यहां पर लिखा है ऐसे भी शुरू कर सकते हो। अब ये दो बातें बताने का मेरा मतलब यह है, ये समझाना है कि आपको एक बात समझ में आए कि कोई भी चीज जो है या कोई भी आंसर ना पूरी तरह से सही होता है ना पूरी तरह से गलत होता है। ये नहीं है कि कोई एक आपको बेस्ट आंसर मिल जाएगा। सब्जेक्टिव पेपर्स में खासतौर पे आपकी जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें मैथ्स वाली इक्वेशन नहीं है कि अगर आपने प्लस की जगह माइनस लगाया तो इक्वेशन गलत हो जाएगी, या मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड डाल दिया तो आपका जो है आंसर गलत आ जाएगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई भी चीज ना पूरी तरह से सही होगी ना पूरी तरह से गलत होगी। फायदा यह है कि आपको कुछ ना
कुछ मार्क्स मिलेंगे, नुकसान यह है कि आपको कभी भी पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हमें मैक्सिमम नंबर जो है स्कोर करना है। इसलिए आप कोई भी अपना थॉट प्रोसेस के साथ में शुरू कर सकते हैं, मगर आपके पास जो नॉलेज है, आप अगर अपने आप को कन्विंस कर पा रहे हैं कि आपके नॉलेज में सबसे रेलेवेंट पॉइंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, तो उसके साथ में आप शुरू करिए। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर, जो मैंने बताया कि एम्परर के पूरे आपके इंपॉर्टेंट बातें जो हैं उसके पूरे सफर के बारे में आपको पता चलती हैं, इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा, दीज टेक्स्ट कन्वे द मीनिंग दैट द मुगल रूलर्स वांटेड टू इंपोज ऑन देयर रीजन। अब ये जो टेक्स्ट है, इनसे हमको वो सारी चीजों के बारे में भी पता चलता है जो मुगल रूलर जो हैं अपने क्षेत्र में, जिस राज्य में वो रूल कर रहे हैं, उसमें वो इंपोज करना चाहते थे। देयरफॉर दीज टेक्स्ट गिव अस अ व्यू इनटू हाउ इंपीरियल आइडियाज एंड बिलीव्स वर क्रिएटेड एंड ट्रांसमिटेड। तो इससे हमको ये भी पता चलता है कि जो बादशाहों का दिमाग था वो किस तरह से चलता था, ये किस तरीके से सोचते थे, किस तरीके से कोई अगर शाही फरमान आया है तो उसके पीछे का लॉजिक जनरेट होता था और उसके बाद में किस तरीके से उसको जो है मूर्त रूप देके फाइनली लोगों के बीच में ट्रांसमिट कराया जाता था, या कानून के फॉर्म में या किसी फरमान के फॉर्म में जो है लागू करवाया जाता था। इंपॉर्टेंट और अच्छा पॉइंट है। अगला आ जाता है, Chronicles brought out the Mughal emperor. Chronicles brought out by the Mughal emperor are an important source of studying the empire and its courts. Obvious सी बात है, ये भी हम लोगों ने देखा था कि मुगल कोर्ट को समझने के सबसे बढ़िया सोर्सेज में से एक वो क्रॉनिकल्स हैं जो मुगल एम्परर्स ने खुद कमीशन कराए थे। तो यहाँ से हमको बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग भी मिलती है कि मुगल कोर्ट किस तरह से काम करते थे। आगे बढ़ते हैं। They were wrote to show a vision of a modern kingdom to all those who came under its rule. अब इनको लिखा भी इसलिए जाता था कि इनको पढ़ के अगर लोग इनको पढ़ेंगे या फिर अगर कोई एक व्यक्ति पढ़कर जोर जोर से लोगों को सुनाएगा और फिर वो जो सुनने वाले हैं वो 10 लोगों को और बताएंगे, इस तरह से इस पर्टिकुलर किताब के बारे में अगर चर्चा होगी तो इसमें जो कंटेंट लिखा गया है वो इस तरह से लिखा जाता था ताकि लोगों को जो है समझ में आए कि आपका जो रूलर है वो मॉडर्न किंगडम रूल कर रहा है, वो बड़े मतलब कह सकते हैं कि टाइम पीरियड के हिसाब से आपकी मॉडर्न विचारों वाला है और वो इंश्योर करना चाहता है कि मॉडर्न तरीके से ही जो है आपके किंगडम को चलाया जाए ताकि आप लोगों का भला हो सके, पुराने तरीके से या रूढ़िवादी तरीके से ना चलाया जा सके। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ये हो गया। इसके बाद में कि दे वर मीन टू इन्फॉर्म टू दोज हु अपोज द रूल ऑफ द मुगल दैट ऑल अपोजिशन वाज बाउंड टू फेल। अच्छा पॉइंट है, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। सीधे सीधे आपने एनसीईआरटी से उठा के डाला है कि इससे लिखकर आप अपने अंपायर को इतना वैभवशाली तरीके से प्रेजेंट कर रहे थे कि आपके जो विरोधी थे उनको समझ में आ जाए कि लड़ने बढ़ने का कोई फायदा नहीं है, हमारी जो लड़ाइयां हैं वो फेल हो जाएंगी, हम इसमें सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे, बादशाह जो है वो जीत जाएगा। इस तरीके से बादशाह अपने आप को मजबूत अपने दुश्मनों के सामने खड़ा करना चाहता था, या उन लोगों के सामने जो भीतर खाने बैठकर रिवोल्ट वगैरह या गद्दारी की जो है प्लानिंग वगैरह कर रहे थे। इसी तरह से दूसरे पॉइंट्स भी जो हैं वो लिखे गए हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में। द ऑथर्स ऑफ मुगल क्रॉनिकल्स वेर फ्रॉम रॉयल कोर्ट्स, द हिस्ट्रीज दे रोट मेनली फोकस्ड ऑन इवेंट सेंटर ऑन द रूलर, हिज फैमिली, द कोर्ट्स एंड नोबल्स एंड वॉर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स। कि ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो लिखने वाले आपके मुगल क्रॉनिकल्स के जितने भी ऑथर्स रहे हैं वो सारे के सारे रॉयल कोर्ट का पार्ट थे। मतलब ये नहीं हुआ कि किसी को बाहर से आप बुलाकर लाए और उसको फिर आपने बोल दिया कि भाई तुम आके हमारी जो है ये किताब या फिर ये पर्टिकुलर जो क्रॉनिकल है आप लिख दो। ये लोग पहले से कोर्ट में काम करते थे, बादशाह को फिर जो व्यक्ति ठीक लगा और उसको लगा कि ये लिखारी अच्छा है, लिखारी से मतलब ये लेखक अच्छा है, ये लिख सकता है, तो फिर उसके बाद में उससे आपने लिखवा लिया। और बाकी सारी वही बातें कि किन किन चीजों के ऊपर उसने फोकस किया था। आगे आप इसमें लिख सकते हैं क्रॉनिकल्स ऑफ मुगल कोर्ट वेर रिटन इन पर्शियन। वही बात जो मैंने आपको बताई थी शुरू में कि आपके जो क्रॉनिकल्स हैं या तो पर्शियन में लिखे गए हैं या फिर आप इनको पर्शियन में, अगर कोई आपका टर्किश में लिखा गया था जैसे बाबर का बाबरनामा, तो उसको फिर आपने जो है ट्रांसलेट करवाया था। मेमोयर्स ऑफ बाबर जो थे उनको फिर बाबरनामा के फॉर्म में टर्किश से आपने पर्शियन में ट्रांसलेट कराया था, इस तरीके से। तो ये पॉइंट जो है इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि ये वो वाली पर्शियन नहीं थी जो टिपिकली आपके फारस में बोली जाती थी, ये वो पर्शियन थी जो इंडिया में आने के बाद में इंडियन लैंग्वेजेस के साथ में मिलकर थोड़ा सा जो है मॉडिफाई वगैरह हुई थी और ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल होती थी। इस तरीके से जो है आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिटेल में जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। 180 वर्ड्स के आसपास भी हो गया है, 180 या 200 वर्ड से ज्यादा ही हो गया है। आपने इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को भी कवर कर लिया है, एक इंप्रेसिव तरीके से इसको सामने रख दिया है और अब यहां पर आपका जो एग्जामिनर है वो आपको मैक्सिमम मार्क्स वगैरह देने के लिए कंपेल हो जाएगा। अब अगर यही इंफॉर्मेशन आप पैराग्राफ में लिखोगे तो वो पूरी पढ़ नहीं पाएगा, वो अगर यहां पे एक एक सरसरी निगाह भी मारेगा पॉइंट्स में तो उसका कुछ ना कुछ ध्यान जाएगा। मगर अगर यही सारी इंफॉर्मेशन 2 पन्ने भर के लिख दिया आपने 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ में, वो पूरा नहीं पड़ेगा और यहां पर फिर जो है आपका नुकसान हो जाता है। इसलिए प्रेफरेबली पॉइंट्स का जो है हम लोगों ने इस्तेमाल करना है। ज्यादा पॉइंट्स लिखना पड़ेंगे, 6 नंबर का क्वेश्चन है, मोर और लेस जहां तक हो सके पॉइंट्स में अपने को बात करनी है। चले, इस तरह से अपना पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बातचीत करेंगे और उसमें फिर किस तरह से उसको अटेम्प्ट करना है वो अब हम लोग देखेंगे। चले, करते हैं शुरू।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है व्हाई डिड अबुल फजल कंसिडर द आर्ट ऑफ पेंटिंग इंपॉर्टेंट। अबुल फजल जो थे, ये जो पेंटिंग की कला थी, पेंटिंग की जो आर्ट थी, इसको इंपॉर्टेंट क्यों समझते थे। दूसरा क्वेश्चन इसी में आगे है व्हाट वेर द ऑब्जर्वेशन ऑफ अबुल फजल अबाउट द आर्ट ऑफ पेंटिंग। अब अबुल फजल जो थे, इनका आर्ट ऑफ पेंटिंग के बारे में, पेंटिंग की कला के बारे में ऑब्जर्वेशन क्या था, हमको ये बताना है। सबसे पहली चीज कि अबुल फजल जो है इस आर्ट को इंपॉर्टेंट क्यों समझा करते थे। अब अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है या फिर अगर आपने लेक्चर्स वगैरह देखे हैं तो उसमें जो ब्लॉग्स वगैरह आते हैं उसमें अबुल फजल का पेंटिंग के बारे में डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो मेन कंटेंट लिखा गया उसमें बादशाह का भी जो है व्यू, आपको पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है। जब उलेमा के साथ में उनका कन्फ्लिक्ट बताया गया है तस्वीर को लेकर, तो उनका जो थॉट प्रोसेस जो था आपका पेंटिंग को लेकर वो क्या था वो देखने को मिलता है। वहां से एक क्वेश्चन उठाकर पूछा गया है और अगर वो सेक्शन आपने देख रखा है तो फिर उसके बेसिस पर, मुगल आर्ट एंड पेंटिंग का अगर जो सेक्शन आपने पढ़ा हुआ है तो उसके बेसिस पर इसका जवाब दिया जा सकता है। तो आप शुरू ऐसे कर सकते हैं कि अबुल फजल जो थे वो खुद अपने आप में ग्रेट पेंटर थे, वो पेंटिंग वगैरह जो है बहुत बढ़िया किया करते थे। पेंटिंग की जो आर्ट है उसको इसलिए इंपॉर्टेंट समझते थे, इसलिए इसको अच्छा मानते थे क्योंकि उनका मानना था ये अपने आप में एक मैजिक की तरह है, ये अपने आप में एक जादू की तरह है और सामने वाला अगर अच्छे से स्किल को जानता है तो वो अपनी तस्वीर जो बनाता है, भले ही उसमें जान नहीं है मगर फिर भी ऐसा लगता है कि उसने इसमें जान डाल दी, एकदम सजीव जो है वो आपको समझ में आती है। इसके आगे फिर आप लिख सकते हैं कि अबुल फजल इसके आगे इनफैक्ट ये भी बोलते हैं, बादशाह की इस बात से वो एग्री करते हैं कि तस्वीर बनाना जो है या फिर जो पेंटिंग का आर्ट है ये एक तरीके से इबादत की तरह है, क्योंकि आप एक खुदाई जो है या फिर जो ईश्वरी जो है वही सिर्फ किसी चीज में जान डाल सकता है। मगर अगर आप इस तरह से पेंटिंग कर रहे हो कि वो चीज निर्जीव होकर भी आपको सजीव दिख रही है तो ये अपने आप में ईश्वर के करीब जाने का, ईश्वर की जो इबादत है या उसको जो है उसकी उपासना करने का अपने आप में एक तरीका है। आप ज्यादा करीब जो है ईश्वर के महसूस कर सकते हो। ये पॉइंट भी आप जो है ऐड कर सकते हो, नहीं तो फिर आप जो पॉइंट इसमें लिखे गए उसके साथ में भी शुरू कर सकते हो कि अब किसी भी चीज को अगर किसी चीज की जो पेंटिंग वगैरह बनाई जाती थी तो अबुल फजल उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल करते थे वो था तस्वीर। यहां तक अब अपन ने क्या किया है कि पेंटिंग को इंपॉर्टेंट क्यों समझा गया है, उसके 2-3 पॉइंट्स आपने एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट ये कि अबुल फजल का जो ऑब्जर्वेशन था आर्ट ऑफ पेंटिंग के बारे में, उसके बारे में अपन थोड़ी सी बातचीत करेंगे। मुगल कोर्ट के कंटेक्स्ट में अपने को जवाब देना पड़ेगा कि पहली बात तो ये कि अबुल फजल जो ये पेंटिंग्स वगैरह बनाई जाती थी इन्हें तस्वीर कहते थे। दूसरा ये कि इनका कहना, इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि एम्परर जो थे अपने जवानी के टाइम पीरियड से, अपने यूथ के टाइम पीरियड से जो है आर्ट को पसंद करते थे, वो पेंटिंग वगैरह जो है पसंद किया करते थे और बाकायदा पेंटिंग को इंकरेजमेंट दिया करते थे। और जो दूसरे लोग पेंटिंग्स फिर बनाकर लाते थे उनके काम को बड़े अम्यूजमेंट के साथ में, बड़े आप अच्छे आदर भाव के साथ में देखा करते थे। इनफैक्ट बादशाह के टाइम पीरियड में भी ये चल रहा है कि अलग अलग जो आर्टिस्ट हैं वो अपना पेंटिंग्स और अपने काम लेकर बादशाह के पास आते हैं, सबमिट करते हैं और अगर एम्परर को किसी का काम अच्छा लगता है तो उसको इनाम भी देते हैं। कोई अगर पहले से उनके यहाँ या मुगल कोर्ट में जो है पेंटर के तौर पर काम कर रहा है तो फिर उसकी सैलरी वगैरह बढ़ा दी जाती है। इस तरीके से जो है काफी सारी चीजें होती हैं, तो जिसके बेसिस पर अबुल फजल ये कंक्लूड कर सकते हैं या ये बात निकल कर आती है रीडर के लिए कि अकबर जो थे वो आपका कम से कम आर्ट्स के बहुत बड़े पैटर्न थे या फिर पेंटिंग वगैरह जो थी उनके बहुत बड़े पैटर्न थे। चलें आगे बढ़ते हैं। इसी में फिर आगे जो कुछ पेंटर्स वगैरह का जिक्र देखने को मिला था उनके बारे में बात की जा सकती है कि जैसे यहां पर है कि एक पर्शियन पेंटर था जिसका नाम था बिहजाद। इस तरीके के जो एक्सेलेंट पेंटर्स वगैरह थे, इनका जो मोस्ट एक्सेलेंट पेंटर्स लाइक बिजाद माइट बी प्लेस्ड एट द साइड ऑफ वंडरफुल वर्क्स ऑफ यूरोपियन पेंटर्स हु हैव गॉट वर्ल्ड वाइड फेम। अब ये जो पर्शियन पेंटर है बिजाद वगैरह, इस तरीके के जो पेंटर्स थे जो, और बाकी इनके जो शागिर्द वगैरह थे जो मुगल कोर्ट वगैरह में काम करते थे, ये लोग जो काम कर रहे थे, जिस तरीके की पेंटिंग्स वगैरह बना रहे थे वो इतनी शानदार हुआ करती थी कि आप उनको, जो दुनिया में यूरोपियन पेंटर्स को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उनकी पेंटिंग्स के साथ में कंपेयर कर सकते थे। द माइन्यूट in detail, the general finish and the boldness of execution observed in these pictures are really incomparable। अब इस तरीके के जो बिजाद और बिजाद जैसे जो दूसरे आपके पेंटर्स थे जो मुगल कोर्ट में काम करते थे, जो इनके शागिर्द वगैरह भी थे, उन लोगों के द्वारा जो पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं, जो छोटी छोटी डिटेल्स ये लोग उन तस्वीरों में दिखाते हैं, जिस तरीके से वो लोग फिनिश देते हैं कि तस्वीर एकदम दूर से देख के ऐसा लगता है कि सजीव है, एकदम वो बोल उठेगी अभी थोड़ी देर में, या फिर जिस तरीके से कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, उस सब के कारण जो ये तस्वीरें हैं ये अपने आप में ऐसा एक एग्जाम्पल बन जाती है, इनको कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। और फिर वही बात कि इवन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लुक एज इफ दे हैव लाइफ, देखकर ऐसा लगता है कि ये जो निर्जीव चीजें हैं इनमें भी जो है जान फूंक दी गई है। इस तरीके से जो है आप पॉइंट्स वगैरह डाल सकते हैं। एंड
फिर इसमें चाहें तो ये वाला पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, मोर देन 100 पेंटर्स हैव बिकम फेमस मास्टर्स ऑफ द आर्ट, एंड बाकी सारी चीजें जो आप इसमें लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन वगैरह को बना सकते हैं, क्वेश्चन वगैरह में जो आंसर पूछा गया उसको फ्रेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे 180 वर्ड्स के आसपास आप पहुंच रहे हैं और आपने जो बात वगैरह है उसको भी कह के अपना खत्म कर दिया। तो ये एक बात अपने को याद रखनी है, ह्यूमैनिटीज की सबसे अच्छी और सबसे बुरी एक ही बात है, वो यह है कि इसमें कभी भी पूरे नंबर नहीं मिलते। आपको ऐसा भी नहीं है कि 0 रख देगा कोई सामने वाला, और ऐसा भी नहीं है कि पूरे अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 में से 6 दे देगा। यहां पर बेसिकली जो पॉइंट्स वगैरह अपन रख रहे हैं, किस तरह से रख रहे हैं और किस तरीके से लिखा जा रहा है, क्या आपका उसमें सीक्वेंस है कि सबसे इंपॉर्टेंट से आप लीस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ जा रहे हो, या बीच में आपने कुछ डाल दिया, कहीं कुछ कर दिया, इससे होगा यह कि आपका स्कोर मैक्सिमाइज होगा या मिनिमाइज होगा, आपको इसका एक अंदाजा लग जाएगा। तो एज अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट आपको इस बात को याद रखना है, इसको एक एक्सेप्ट करके चलना है। पूरे नंबर तो एग्जामिनर देगा नहीं, मगर मैक्सिमम नंबर उससे खींचने के लिए अपने को इस तरीके से जो है अपने आंसर्स वगैरह को फ्रेम करना पड़ेगा। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ मुगल आइडिया ऑफ किंगशिप। अब हमको ये बताना है कि ये जो मुगल आइडिया था किंगशिप का, इसको तैयार करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया था। इसका मतलब ये कि जो बादशाह आपके ऊपर रूल कर रहा है, ये रूल करने की पावर या अथॉरिटी कहाँ से लाता है, अल्टीमेटली ये रूल करने का पावर या हक कहाँ से इसको हासिल होता है, इस पर्टिकुलर चीज को बोला जाता है किंगशिप। तो ये जो किंगशिप है इसके लिए कौन कौन से या फिर ये जो किंगशिप है इसमें जो ये आइडिया है कि बादशाह जो है ये रूल करने का हक रखता है इसलिए रूल कर रहा है, इस चीज को लोगों के मन में बैठाने के लिए किन किन तरीके के आइडियाज का या किन किन तरीके के एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता था, हम लोगों को ये बताना है। 2-3 एलिमेंट्स का जिक्र जो है मुगल क्रॉनिकल्स में ये किंगशिप वगैरह का जब आपका चैप्टर आया था उसमें देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले तो जो एक आइडिया इस्तेमाल किया जाता था, ये किया जाता था कि जो आपके एक पर्टिकुलर लेजेंड का इस्तेमाल किया जाता था। एक मंगोल क्वीन हुआ करती थी जिसका नाम था अलनकुआ। उसके बारे में ये कथा थी कि ईश्वर ने जो है वो अपने टेंट में बैठकर आराम कर रही थी और फिर ईश्वर ने जो है सूरज की किरणें वगैरह उसके वूम्ब के ऊपर जो है गिराई और उसके बाद में वो प्रेग्नेंट हो गई और उसके बाद में जो बच्चा हुआ वो बड़ा प्रतापी राजा बना। तो ये जो मुगल्स हैं बेसिकली उस अलनकुआ नाम की जो ये आपकी लेजेंडरी क्वीन है, इसके उस बच्चे के डिसेंडेंट्स हैं और इस तरीके से वो आपके जो डायरेक्ट जो है गॉड के डिसेंडेंट हो जाते हैं या ईश्वर के समकक्ष जो है या ईश्वर के जो है वो भेजे हुए आपके रूलर्स हो जाते हैं। इस तरीके के जो आइडियाज वगैरह हैं इनको फैलाया गया, इस तरीके के आइडियाज वगैरह को कल्ट के फॉर्म में, लेजेंड्स के फॉर्म में जो है लोगों के सामने बार बार गाया गया ताकि लोगों के दिमाग में बात बैठे कि ये जो आपके जो मुगल्स हैं ये बेसिकली गॉड्स के डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं, दिस एंड दैट। तो एक ये पॉइंट जो है आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। उसी में आगे लिख सकते हैं कि जो डिवाइन लाइट है, फिर क्योंकि मुगल्स उसी बच्चे के जो आपके डिसेंडेंट है तो एक से दूसरी जनरेशन तक ये डिवाइन लाइट जो है पहुंची है और ये डिवाइन लाइट के बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि मुगल्स जो है किंगशिप का अधिकार रखते हैं। तो एक तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसको और डिटेल में आप चाहो तो डिस्क्राइब कर सकते हो कि वो पूरा एक लेजेंड है, वो कल्ट है, हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। तो इस तरह से आप 2 लाइनों में एक पहला तो ये लिख सकते हो। दूसरा फिर जो किंगशिप का आइडिया है वो आप ये लिख सकते हो कि भाई जो इसमें ये पर्टिकुलर जो आइडिया है ये अबुल फजल ने काफी ज्यादा फैलाया था। इसमें उसने ये किया था कि ईश्वर जो है उससे डिवाइन लाइट जो आती है, जो ईश्वर की दैवीय रोशनी आती है, वो लोगों को सीक्वेंस में मिलती है। सबसे पहले किसी एक को मिलेगी, फिर उसके बाद में इस तरीके से वो सीक्वेंस में जो है हायरार्की में लोगों तक पहुंचती है। उस हायरार्की में जो ईश्वर की जो है दैवीय रोशनी है सबसे पहले जिस व्यक्ति पे पड़ती है वो आपके मुगल एम्परर हैं, या फिर मुगल एम्परर उस पर्टिकुलर हायरार्की में जिसमें दैवीय रोशनी की व्यक्तियों पे पड़ती है ईश्वर के द्वारा, उसमें हाईएस्ट पोजीशन पर आ जाते हैं या हाईएस्ट पोजीशन पर बैठे हुए हैं। ये जो पर्टिकुलर आइडिया था कि ईश्वर जो है अपनी डिवाइन लाइट छोड़ता है और बाकी जो लोग हैं धीरे धीरे उनके ऊपर वो डिवाइन लाइट गिरती है, ये आइडिया बेसिकली लिया गया था आपका सियाबुद्दीन सोहरावर्दी करके एक आपका ईरानी सूफी था उससे, और उस पर्टिकुलर आइडिया का जो है फिर इस्तेमाल कर आपने ये मतलब इस पर्टिकुलर चीज को प्रोपेगेट किया कि आपका जो मुगल बादशाह है उसके ऊपर हायरार्की, उसके ऊपर डिवाइन लाइट जो है सीधी सीधी पड़ती है आके, और उसके बाद में फिर वो अपने रूल के थ्रू, अपने फैसलों के थ्रू ये डिवाइन लाइट जो है अपनी जनता के बीच में फैला रहा है। तो कायदे से वो ईश्वर से आप लोगों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए वो किंगशिप का जो है रूल रखता है। इसी चीज को और आगे बढ़ाते हुए कि मुगल रूलर्स का जो है ईश्वर के साथ में लेना देना है। आपका 17वीं सेंचुरी आते आते मुगल आर्टिस्ट ने यह करना शुरू किया, जो आपके मुगल एम्परर्स थे उनके सर के पीछे की तरफ में एक चमकता हुआ हैलो बनाना शुरू कर दिया। जो हम लोग ईश्वरों के सर के पीछे देखते हैं एक चमकता हुआ हैलो होता है, उस तरीके के हैलोज जो
है वो मुगल एम्परर्स के सर के पीछे बनाना शुरू कर दिए, और इसका इंस्पिरेशन इन लोगों ने यूरोपियन आर्टिस्ट की पेंटिंग से उठाया था, जिसमें जो जीसस क्राइस्ट थे और मदर मैरी जो थी उनके सर के पीछे इस तरीके के हेलो बना के गॉड का सिंबलाइजेशन किया जाता था। अब आपके आर्टिस्ट अगर मुगल एम्परर्स के सरों के पीछे इस तरीके के हेलो बनाकर उनको दिखा रहे हैं इस तरीके से, तो वो बेसिकली ईश्वर के साथ में जोड़ने की कोशिश थी। ये जो तीन एलिमेंट्स थे, ये किनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए या आपका जो राज करने का अधिकार है इसको एस्टैब्लिश करने के लिए लोगों के दिमाग में बात उतारने के लिए काफी इस्तेमाल किए गए थे। अब इन तीन पॉइंट्स को जो है आप ऐसे डिटेल में जो है लिखकर अपना कर सकते हैं। सबसे पहले वो क्वीन अलंकुआ का जो है एग्जांपल वो आप ले सकते हो, और उसके बाद में फिर जो है आपका जो ये अबुल फजल ने जो किया वो उस तरीके से कर सकते हो, और तीसरा ये जो 17वीं सेंचुरी में हेलो वाली बात आई थी इस तरह से कर सकते हो। इसको आप और डिस्क्राइब कर सकते हो। इनफैक्ट अगर हो सके तो एक तस्वीर बना के उसके सर के पीछे आप हेलो चमकता हुआ दिखा भी सकते हो और लिख सकते हो मुगल एम्परर वगैरह। मतलब ये नहीं कि बहुत सुंदर तस्वीर बनाने की जरूरत है, एक नॉर्मल तस्वीर भी अगर आप बना सको, एक रफ स्केच डायग्राम भी बना के उसके सर के पीछे अगर आप हेलो दिखा सकते हो तो वो भी कर दीजिए। इस तरीके से होगा ये कि आप ज्यादा जो है इफेक्टिव तरीके से अपने आंसर को लिख पाएंगे, ज्यादा इफेक्टिव तरीके से जो है अपना आंसर दे पाएंगे। अब यहां पर दो बातें हो गई, पॉइंट्स में आपने तीन एलिमेंट्स को एक्सप्लेन कर दिया, 180 वर्ड्स के आसपास में भी आप आ गए, कम से कम 10 से 12-15 लाइनें जो है उसमें भी आपने लिख दिया। अब यहां पर आपने बेसिकली अपने आप को फ्रंट लाइन पे पुश कर दिया है कि 6 में से मैक्सिमम नंबर आपको मिलना चाहिए, और यही जो है अप्रोच या फिर यही जो एटीट्यूड अपन लोग लेकर चलेंगे। इसी तरीके से अपने को आगे के भी जो क्वेश्चन है उनको डील करना है। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें इन्होंने हमसे पूछा है, इन व्हाट वेज वुड द डेली रूटीन एंड स्पेशल फेस्टिविटीज एसोसिएटेड विद द मुगल कोर्ट हैव कन्वेड द सेंस ऑफ पावर ऑफ द एम्परर। सवाल थोड़ा सा समझने लायक है, उसके बाद में फिर इसका जवाब देना बनता है। एकदम से इस पर अब हमको जो है जंप नहीं करना है, एक दो बार पढ़ के हमको समझना है कि एग्जामिनर एक्चुअल में पूछना क्या चाह रहा है। कई बार अब गलती ये होती है कि आप एक बार सवाल पढ़ के जितना समझ में आया है जितना समझ में नहीं आया, या फिर अगर गलत भी समझ में आया है तो भी जो है आप लिखना शुरू कर देते हैं। अब मुझे ये सवाल एक बार में पढ़ के फ्रैंकली स्पीकिंग समझ में नहीं आया, एक दो बार और पढ़ के इसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग इसका जवाब देंगे। अब जैसे इस तरीके से अगर क्वेश्चंस वगैरह को फ्रेम किया जाता है कि आपको नहीं पल्ले पढ़ रहा है एक बार में, 2 बार पढ़ें 3 बार पढ़ें, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसके बाद जवाब दीजिए, बजाय गलत पढ़ के उसको गलत या फिर गलत समझ के पढ़ने के बाद में उसका गलत आंसर लिखकर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के। तो थोड़ा सा अपन इसको आराम से करेंगे। इन व्हाट वेज वुड द डेली रूटीन एंड स्पेशल फेस्टिविटीज, अब शब्दों पे गौर करते जाइएगा, किन तरीकों से डेली रूटीन और जो स्पेशल फेस्टिविटीज हो रही थी एसोसिएटेड विद मुगल कोर्ट, जो मुगल कोर्ट के साथ में एसोसिएटेड थी, ये कन्वे करती थी सेंस ऑफ पावर ऑफ द एम्परर। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 टॉपिक्स को मिलाकर ये सवाल पूछा गया है। एक तो इन्होंने ये डेली रूटीन वगैरह का जो था, जिसमें हम लोगों ने एम्परर का शेड्यूल के नाम से जो हम लोगों ने लेक्चर बनाया है, उसमें आपको डेली रूटीन पूरा देखने को मिल जाएगा उसका, और जो स्पेशल फेस्टिविटीज वगैरह का जिक्र आपको देखने को मिलता है। इन दोनों चीजों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए इस चैप्टर में, तब आप इसका कोई पर्टिकुलर आंसर दे सकते हैं। सवाल इन्होंने ये पूछा है कि जो डेली रूटीन की हरकतें हैं या एक्टिविटीज हैं, या जो स्पेशल टाइम में फेस्टिविटीज में जो हरकतें हो रही हैं या एक्टिविटीज हो रही हैं मुगल कोर्ट में, वो किस तरीके से बादशाह की जो ताकत है या बादशाह की ताकत का जो सेंस है उसको बिना बोले ही सही मगर कन्वे करता था। क्या तरीके थे जिससे ये जो आपकी डेली रूटीन या स्पेशल फेस्टिविटीज थी, ये बादशाह की जो पावर है या फिर उसकी जो सेंस ऑफ पावर है उसको बताया करते थे। तो सबसे पहले अगर अपन लोग डेली रूटीन की बात कर लेते हैं, डेली रूटीन में बादशाह सबसे पहले आपका जो अपना एक्टिविटीज वगैरह खत्म करने के बाद में अपनी दिन की सुबह की अपने पर्सनल प्रेयर्स वगैरह चाय नाश्ता करने के बाद में वो आके आपका झरोखे में खड़े होते थे और लगभग 1 घंटा जो है अपना झरोखा दर्शन दिया करते थे। इसमें लोग जो है आकर उनका दर्शन किया करते थे और बादशाह देख रहा है, सबका अभिवादन स्वीकार कर रहा है इस तरीके से। तो ये जो तरीका था, ये लोगों के मन में दिलों में बादशाह की जो अथॉरिटी है उसको पहुंचाने की बात थी। और जितने लोग आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, उससे क्लियर है कि बादशाह का सपोर्ट कितना है, बादशाह को जनता का प्यार कितना हासिल है। अब अगर ये सारी चीजें दिख रही हैं कि जनता बादशाह के साथ में खड़ी हुई है, तो इससे होगा ये कि अगर कोई भीतर खाने बैठकर ये प्लान कर रहा है कि आज बादशाह को जहर दे देते हैं, कल जो है इनके खिलाफ में गद्दारी करवा देंगे, परसों जो है बगावत करके इनको तख्त से उतार देंगे, अगर ऐसी कोई प्लानिंग चल रही है, कोई वजीर अगर इस तरीके की प्लान कर रहा है, मिर्जा हाकिम जैसे अगर आपके सौतेले भाई बैठे हुए हैं और उनके जो लोग हैं सपोर्टर वो ऐसी हरकतें करवाना चाह रहे हैं, तो उनको समझ में आ जाएगा कि जनता स्वीकार नहीं करेगी। बादशाह जो है अच्छे खासे सपोर्ट में है, बादशाह के सपोर्ट में अच्छी खासी जनता है, तो लोग बाग जो है एकदम से आपका विद्रोह कर देंगे, रिवोल्ट हो जाएगा अगर बादशाह के खिलाफ कोई हरकत वगैरह हम लोग करते हैं। तो एक तो वो पॉइंट लिखा जा सकता है, आप उससे शुरू कर सकते हैं। अब ये जो मॉडल आंसर है उसमें वो पॉइंट काफी पीछे की तरफ डाल दिया गया है, बट मैं अगर होता तो मैं उस क्वेश्चन को यहां से शुरू करता। अब जानकर मैंने इस क्वेश्चन का जो ये मॉडल आंसर
है इसमें इसको आगे की तरफ नहीं डाला, सिर्फ बताने के लिए कि जरूरी नहीं है कि यहां से शुरू, अगर आपने वो पॉइंट शुरू नहीं किया तो ये सवाल गलत हो जाएगा, या फिर ये बताने के लिए कि अगर आपने ये इस पॉइंट से शुरू नहीं किया तो फिर आप मतलब जो है अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं करेंगे। आप दूसरा जो पॉइंट है वो भी उठा के उससे भी एक्सप्लेनेशन शुरू कर सकते हैं। तो पॉइंट वही है कि आप अपने कंसेप्ट में कितना क्लियर हैं और आप अपने आप को कितना कन्विंस कर पा रहे हैं कि कौन सा पॉइंट अपने को सबसे पहले लिखकर अच्छे से एक्सप्लेन करना है। झरोखा दर्शन का आपने एक्सप्लेन कर दिया, उसी के आगे फिर आप जो ये दूसरा वाला पॉइंट है ये लिख सकते हैं कि भाई सेरेमनीज वगैरह जो भी हुआ करती थी बादशाह की, जनरली या तो उनका बर्थडे मनाया जाता था या फिर नौरोज जो है वो मनाया जाता था, या फिर जो बाकी आपकी लूनर और सोलर कैलेंडर वगैरह के अनुसार जो नया साल है वो मना लिया आपने, या इस तरीके की जो है चीजें वगैरह जनरली आपका सेलिब्रेट की जाती थी। उसमें तुलादान करते थे, वो अपने वजन के बराबर चीजें जो है बंटवाई जाती थी, और अगर कोई जंग वगैरह जीत कर आए तब फेस्टिविटीज वगैरह होती थी। उस कंडीशंस में ये बड़े बड़े जो है टाइटल्स वगैरह लिया करते थे। अब ये जो टाइटल्स लिए गए हैं या जो इनके नामों के आगे बड़े बड़े टाइटल लगाए जाते हैं, ये भी इनकी पावर या अथॉरिटी को दिखाने का तरीका था, क्योंकि जब आपका नाम लिया जाएगा बादशाह का तो पूरे के पूरे टाइटल भी पढ़े जाएंगे कि जिले इलाही और बादशाह हिंदुस्तान और फलाने ये और ठिकाने, वो जब ये बोला जाएगा तो इससे सामने वाले को समझ में आएगा कि इन्होंने अपनी जिंदगी में क्या क्या जो है अचीव किया है, क्या क्या ये जंगे जीते हैं और किसको मारा है, किसका क्या किया एंड ऑल दैट। तो इस सबसे ये एक जो है एक ऑरा आपका बनता है, एक आपका एक कह सकते हैं एक एडमायरेशन जो है लोगों के बीच में जनरेट होता है, एक सपोर्ट जो है आपके, या फिर इस तरह से भी कह लें कि लोगों के मन में एक डर भी बैठता है कि बादशाह मजबूत है और पावरफुल है। तो ये भी एक तरीका जो है इस्तेमाल किया जाता था, ये इसका यूज कर सकते हैं। इसी में एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं कि आपका जो मुगल कॉइन्स है उन पर आपको काफी सारी चीजें पूरे पूरे टाइटल जो है देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सिक्के क्योंकि आपकी पूरी जनता में चल रहे हैं, पूरे एम्पायर में चल रहे हैं, तो सब लोगों तक ये टाइटल्स पहुंच रहे हैं और इससे एक आपका ऑरा जो है वो बन रहा है। एक जो आपका सवाल में जो शब्द आया था सेंस ऑफ पावर जो है लोगों तक पहुंचाई जा रही है। फिर अब जैसे ये तीसरा पॉइंट जिससे इन्होंने आंसर शुरू किया, इसको मैं सबसे लास्ट में लिखूंगा क्योंकि मुझे ये पॉइंट लगता है कि सबसे लास्ट में लिखकर भी चल जाएगा, सबसे पहले झरोखा दर्शन से शुरू करना सही रहेगा। अब इसमें आप लिख सकते हैं कि आपका जो कोर्ट था, कोर्ट का अपना का पूरा जो सिटिंग वगैरह थी, वो सिटिंग ही इस तरीके से की गई थी कि बादशाह जो है उसके एकदम सेंटर में था और उसका जो तख्त था, तख्त बेसिकली इस तरीके से था कि वो पूरे के पूरे कोर्ट की आत्मा के तौर पर जो है अपने, या फिर हार्ट के तौर पर जो है प्रोजेक्ट हो रहा था। तो वो अपने आप में पूरे एम्पायर की जो अथॉरिटी है या जो पावर है वो तख्त से आती है और तख्त के ऊपर आपका बादशाह बैठा है। तो यहां से फिर जो है वो अपना सेंस ऑफ पावर इंडिकेट करने के लिए एक तरीका इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी में आगे लिख सकते हैं कि जो कोर्ट के रूल थे वो बहुत ज्यादा क्लियरली डिफाइंड थे। एक बार अगर बादशाह तख्त पर बैठ गया तो फिर उसकी परमिशन के बिना कोई अपनी जगह से ना हिल सकता था ना कोई कहीं पे जा सकता था, और अगर नियम कायदों में अगर जरा सा भी आपने अगर गलती करी तो फिर आपको बकायदा सजा होती थी, उसी वक्त जो है आपको सजा दी जाती थी। इस तरीके से जो है आप ये सब लिखने के बाद में फिर आप लिख सकते हैं कि ये सारी बातें जो थी, ये जो सारी चीजें की जा रही थी नॉर्मल रूटीन में भी और आपके स्पेशल फेस्टिविटीज में भी, इससे जो ये सब जो चीजें मुगल कोर्ट में हो रही हैं, बादशाह जो करवा रहा है, इनकी मदद से जो है वो अपना सेंस ऑफ पावर या अपनी जो अथॉरिटी है अपने लोगों पर असर्ट कर रहा था। अब इस तरीके से जो है आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है बनाकर अपना पूरा तैयार किया जा सकता है। मगर फिर अपने को ध्यान क्या रखना है, अपने को ध्यान एक ही बात रखनी है कि अपने को इस तरीके के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं इनको लिखना पॉइंट्स में ही है। चाहे आप यहां पे 15 पॉइंट्स की जगह 18 पॉइंट्स लिख दें या 20 पॉइंट लिख दें, डजंट मैटर, 2 पन्ने भर दें इसके ऊपर, मगर लिखना पॉइंट में है, पैराग्राफ में अपने को नहीं जाना। इस तरह से अगर आप 3 सेक्शंस बना के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, पहले आप झरोखा दर्शन का एग्जांपल वगैरह झरोखा दर्शन करके आप हेडिंग बना के उसमें एक्सप्लेन करते हो, उसके बाद में फिर जो टाइटल्स वाली हेडिंग है वो बना के उसमें एक्सप्लेन करते हो, और तीसरा जो है ये आपका मुगल कोर्ट की फंक्शनिंग या मुगल कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है उसको बना देते हो। तो उसकी मदद ये जो 3 हेडिंग्स है, अब सामने वाला अगर ये पूरे पूरे पॉइंट्स भी ना पढ़े, वो 3 हेडिंग्स पढ़ के समझ जाएगा कि इसको नॉलेज है, अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है, प्रोजेक्ट किया, और आपको फिर मैक्सिमम नंबर जो है मिलने की चांसेस वगैरह संभावना बढ़ जाती है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है assess the role played by the women of imperial household in the मुगल empire। आप भाई महिलाओं ने या महिलाएं जो हैं मुगल हाउस होल्ड में, मुगलों का जो घराना था या जो घर था उसमें क्या रोल अदा करती थी और मुगल एम्पायर में क्या रोल अदा करती थी, उस पूरी चीज़ को अपने को डिस्क्राइब करना है। इसी को और करके लिखा है द वुमेन ऑफ द इंपीरियल हाउस होल्ड इन द मुगल एम्पायर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल। ये जो इंपीरियल हाउस होल्ड की महिलाएं थी, शाही परिवार की महिलाएं थी, ये बड़ा सिग्निफिकेंट रोल जो है मुगल एम्पायर में प्ले किया करती थी, अपने को जस्टिफाई करना है। पहली बात तो ये कि
आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि मुगल हाई कोर्ट, ये जो मुगल आपका हाउस होल्ड है इसकी हायरार्की क्या है। कई लोग अब जल्दी जल्दी में मुगल हाउस होल्ड पढ़ेंगे, उनके दिमाग में आएगा वो जो 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन है कि भाई बेगम्स के बारे में लिख दो, आघास के बारे में लिख दो और अघाचास के बारे में लिख दो। इस तरीके से जो है आप उनको डिस्क्राइब कर दो। ध्यान से पढ़िए, उन्होंने आपको मुगल हाउस होल्ड में महिलाओं की या फिर जो वाइफ्स हैं उनकी क्या हायरार्की है उसके बारे में बातचीत नहीं करी है। वो क्या बोल रहे हैं, ये महिलाएं क्या रोल अदा करती थी मुगल अंपायर में, प्लस आपका जो इंपीरियल हाउस होल्ड है, इंपीरियल हाउस होल्ड में पहले और उसके बाद मुगल अंपायर में फॉर दैट मैटर बाद में, आपको ये चीज एक्सप्लेन करनी है। तो अब यहां से थोड़ा सा अपने को बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा डिटेल में आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। आपका जो किंग्स एंड क्रॉनिकल्स का चैप्टर है उसमें कुछ बातें या कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं वो दिए गए हैं, काफ़ी सारी बातें जो है इसमें नहीं बताई गई हैं। तो पहला पॉइंट अब लोगों के दिमाग में आएगा कि अपन लोग लिख देते हैं कि वो जो महिलाएं थीं, जो बुजुर्ग महिलाएं, वो बादशाह और शहजादों के बीच में जो है विवाद सॉल्व करवाया करती थी। मगर उस एक पॉइंट के अलावा और क्या फिर आप लिख सकते हो? उस एक पॉइंट के अलावा और किसी और तरीके से अगर आप शुरू करने के बारे में सोचें तो थोड़ा सा बुद्धि पर जोर डालिए। हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि काफ़ी नूरजहां के बाद से आपकी जो मुगल क्वींस थी वो पावरफुल हुई हैं। उन्होंने उनका जो एक्टिव रोल है आपको देखने के लिए मुगल पूरा जो हाउस होल्ड है उसमें आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप इसको इस तरह से शुरू कर सकते हैं कि भाई महिलाएं जो थी इंपीरियल हाउस होल्ड में वो 2 फ्रंट्स पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही थी। एक तो हाउस होल्ड के अंदर उनका अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, दूसरा मुगल अंपायर की फंक्शनिंग पर भी उनका असर पड़ता था। ये चीज हम लोग इन फॉलोइंग पॉइंट्स की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। 2 से 3 लाइन का ये स्टेटमेंट बन गया। उसमें अब आप लिख सकते हैं कि मुगल क्वींस और प्रिंसेस खास तौर पर नूरजहां के बाद से इनको ज्यादा मात्रा में जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ग्रेटर कंट्रोल जो है चीजों के ऊपर, प्रॉपर्टीज वगैरह के ऊपर मिलने लगा। शाहजहां की जो डॉटरें थीं, जहानारा हो गई, ये जहानारा जो हो गई इसको बकायदा आपका एक मनसबदार के जितनी तनख्वाह मिलती थी जो साल भर में एक मनसबदार को मिलती थी। साथ ही साथ इसके अलावा जो सूरत का आपका पोर्ट सिटी है वहां पर जितने रेवेन्यू कलेक्ट होते थे, क्योंकि वहां पे काफी जो है प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस होता था, तो वहां से जितना रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो सारा का सारा भी जो है आपका ये जो शाहजहां की बेटी है जहानारा इनको मिलता था। इनके पहले अब कोई ऐसा जो है मुगल शहजादी नहीं हुई जिसको इतना अंडरस्टैंड पैसा मिल रहा हो। अब आदमी के पास में पैसा आएगा तो क्या करेगा? आदमी के पास में पैसा आएगा तो फिर वो पैसे को खर्चेगा। वही काम जहानारा ने किया और वही काम आपकी दूसरी औरतों ने करना शुरू किया। जब इनके हाथ में पैसे ज्यादा आने लगे तो पैसे आप गाड़ के नहीं रख सकते, आपको अल्टीमेटली उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो नूरजहां के बाद से एक तो बाकी सारी बेगमों के हाथ में पैसा ज्यादा आने लगा, उसका भी इस्तेमाल हुआ है। और जो आपका खास तौर पर जहानारा जो है इसने भी जो इसको जो आपका एडिशनली और ज्यादा पैसा मिल रहा था उसका भी जो है इस्तेमाल काफी ज्यादा हुआ है। तो ये जो महिलाएं थी अब जो मुगल हाउस होल्ड में बिलोंग करती थी, इतना सारा पैसा अगर इकट्ठा हो रहा है तो कुछ तो करेंगी। इन्होंने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भर भर के करवाई हैं, गार्डन्स और बिल्डिंग्स वगैरह जो है खूब बनवाए इन्होंने, और क्योंकि पैसे इन्हीं के लग रहे थे तो यही लोग जो है कमीशन कर देती थी। अब ये नहीं है कि बादशाह से बोला जा रहा है और बादशाह सलामत फिर जो है अपनी बेगम को खुश करने के लिए या फिर अपनी बच्चियों को खुश करने के लिए उनके बिहाफ पर जो है अपना ऑर्डर जारी करके बोलते हैं कि जाओ आज से बिल्डिंग बनाओ या फिर आपका क्या बोलते हैं आपका गार्डन वार्डन बनाओ और पैसे मेरे से आके ले लेना। अब ऐसा नहीं हो रहा था। अब आपकी जो बेगमें हैं और जो शहजादियां खुद बुला के बोलती थी कि मैं ऑर्डर दे रही हूं, मैं साइन कर रही हूं, जाके मेरे नाम पर जो है बिल्डिंग बनाओ या फिर मेरे नाम पर ये गार्डन वार्डन लगाओ। इस तरीके से इन्होंने बिल्डिंग्स और गार्डन्स की कमीशनिंग भी खूब ज्यादा शुरू कर दी। खास तौर पर अगर आप जहानारा की बात कर लेते हैं, क्योंकि उसके पास एक तो पैसा अच्छा खासा था, पढ़ी लिखी थी, शाहजहां ने जो है उसको एक काफी ज्यादा पावर और प्रेस्टीज दे रखी थी। तो जब शाहजहां ने नया शहर बसाया, पुरानी दिल्ली जिसको बोलते हैं आज की तारीख में, जिसे शाहजहानाबाद भी बोला जाता है, तो वहां पे कई सारे आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट ऐसे थे जिसमें जहानारा ने बकायदा काफी ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। जो चांदनी चौक पूरा का पूरा आपका बाजार बनाया गया है और जो क्राउडेड सेंटर शाहजहानाबाद के आसपास में बनाया गया, ये जो पूरा का पूरा जो चांदनी चौक का बाजार बनाया गया है, शाहजहानाबाद का जो जितना क्राउडेड सेंटर वगैरह ये था, ये सबका सब जो है आपका जहानारा ने आपका डिजाइन किया था। इसी तरीके से इसके आगे यहां तक आपने काफी सारी बातें जो कह दी हैं, मगर फिर भी अभी आंसर 6 नंबर के लायक नहीं हुआ है। अब यहां से वो जो 2 पॉइंट निकल कर आते हैं कि एक तो वो अपना ये सारे काम करने के अलावा वो डिस्प्यूट वगैरह सॉल्व करवाया करती थी अगर बादशाह और इनके बीच में कुछ इशू हो जाते थे, और काफी बार जो है कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह को अवॉइड करवाती थी। सलीम और आपका जो अकबर है इनके बीच में जो आपका रिवोल्ट निकल कर आई, इस तरीके की काफी सारी रिवोल्ट जो है उन्होंने घर के अंदर ही जो है दबवा दी, बादशाहों के खिलाफ शहजादों को बागी नहीं होने दिया। इस तरीके से आप एक पॉइंट जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, बना सकते हैं। और लास्ट में फिर आप लिख सकते हैं गुलबदन बेगम के बारे में कि इन्होंने बहुत डिटेल में जो है जो कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन चल रहे थे प्रिंसेस और किंग्स के बारे में वो सारी बातें जो है लिखी हैं। एंड इन्होंने आपका लिटरेरी कंट्रीब्यूशन भी दिया है कि अपना जो गुलबदन बेगम है, हुमायूं की जो सिस्टर थी, इन्होंने आपका
बाबर का जो आपका पूरा, जो बाबर की बेटी थी, इन्होंने बकायदा जो है इसका पूरा का पूरा जो मेमोयर्स ऑफ बाबर जो थे, जो तर्किश भाषा में लिखे थे, उसको पर्शियन में ट्रांसलेट वगैरह भी करवाया था। और इसके अलावा जो डोमेस्टिक आपका हाउस होल्ड चल रहा है उसमें अंदर किस तरीके का पावर प्ले था, किस तरीके से तख्त को लेकर खींचतान मची हुई थी, बेगमें कैसे एक दूसरे के खिलाफ खेल खेलती थी, किस तरीके के षड्यंत्र प्लॉट होते थे, सब चीजों के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे पॉइंट्स टू पॉइंट्स तो आपके पास कम से कम 15 से 16 पॉइंट बनकर अपने तैयार हो जाते हैं। अगर कम 2-4 पॉइंट कम ज्यादा भी हो रहे हैं तो कंटेंट अपने पास ज्यादा है, तो इस तरह से लिखकर आप कम से कम 1 से 1.5-2 पन्नों के अंदर अंदर 6 नंबर में इस क्वेश्चन को लिखकर इंश्योर कर सकते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स जो एग्जामिनर की मदद से मिल जाए। पॉइंट यही है कि ये जरूरी नहीं है कि आप इसी पॉइंट से शुरू करो, आप कोई दूसरे पॉइंट से भी शुरू कर सकते हो, मगर 2 बातें अपने को ध्यान में रखनी है। अपना जो फ्लो होना चाहिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट से अपना जो फ्लो होना चाहिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अपन लोग लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले लिख रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बाद में लिख रहे हैं, इस तरह से नहीं। अपने दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ में अपने को कदम बढ़ाने हैं, ना कि लीस्ट इंपॉर्टेंट या फिर कुछ इस तरीके की गैर जरूरी चीजें पहले लिख दी जो इतनी रेलेवेंट नहीं थी, उसके बाद में आप मेन इंफॉर्मेशन बीच में डाल रहे हो। प्लस पैराग्राफ वगैरह में नहीं लिखना है, इस बात का अपने को खास तौर पर ध्यान रखना है। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। What were the concerns that shaped the Mughal policies and attitudes towards region outside the subcontinent? जो मुगल पॉलिसीज और एटीट्यूड्स थे, अपना जो रीजन है उनका जिसपे वो रूल कर रहे हैं, उसके बाहर के क्षेत्रों के लिए उनकी क्या पॉलिसीज थी, या फिर इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बाहर के जो इलाके थे जहां पर दूसरे आपके जो रूलर्स रूल किया करते थे, उन सारे इलाकों के लिए इनकी क्या पॉलिसीज वगैरह थी, इनके क्या कंसर्न्स थे, या फिर किन कंसर्न्स के बेसिस पर इनकी जो नीतियां या पॉलिसीज जो थी मुगल्स की वो डिसाइड होती थी उन इलाकों के लिए जिन पर ये या तो रूल नहीं करते थे, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं उन इलाकों के लिए जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बाहर थे। तो अपने को ये बताना है कि इन्होंने बेसिकली इनकी फॉरेन पॉलिसी किस तरीके की रखी है, हमको वो चीज जो है डिस्कस करनी है। अब इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, हिस्टोरियंस हैव प्रोवाइडेड अकाउंट्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स विद द नेबरिंग पॉलिटिकल पावर्स ऑफ मुगल एम्पायर, इलाबोरेट। यानी कि इतिहासकार जो हैं आपके मुगल एम्पायर और उनके जो आसपास की जो नेबरिंग एम्पायर्स थे उनके बीच में किस तरीके के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स थे, किस तरीके के राजनीतिक संबंध थे, तो उनके बारे में उन्होंने काफी ज्यादा अकाउंट्स वगैरह छोड़े हैं। दूसरा, उनके साथ में किस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह चल रहे थे उसको लेकर भी काफी सारे आपके अकाउंट्स वगैरह छोड़े हैं। तो आपको इलाबोरेट करना है, आपको बताना है, आपको इन सारी चीजों को जो है एक्सप्लेन करना है या फिर इसके बारे में कमेंट करना है। हम लोगों ने पढ़ा था कि खास तौर पे 2 पर्टिकुलर एम्पायर्स के साथ में मुगल्स का किस तरीके की रूलिंग वगैरह, किस तरीके का जो रिलेशनशिप चल रहे थे उसका जिक्र आया था। एनसीईआरटी ने स्पेसिफिकली बात करी, एक तो जो आपके ईरान के सफाविद रूलर्स थे उनके साथ में, दूसरा ऑटोमन्स के साथ में किस तरीके के संबंध थे उसके बारे में बात की गई है। तो आप इसको इस तरीके से शुरू कर सकते हैं कि भैया जो मुगल पॉलिसीज थी अपने नेबरिंग जो स्टेट्स वगैरह थे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बाहर के या दूसरे, उनके साथ में आपकी पॉलिसी 2-3 बातों पर चलती थी। पहला तो यह कि उनके कारण आपकी जो स्टेबिलिटी है वो थ्रेटन नहीं होनी चाहिए, आपका जो चारों तरफ से अंपायर के फ्रंटियर्स वगैरह हैं वो सिक्योर रहें। दूसरा यह कि आपके कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हैं या जो भी चीजें वगैरह हैं उनको इस तरीके से रखा जाए कि अंपायर वगैरह जो है उस पर किसी तरीके की आंच ना आए या फिर अंपायर के अंदर किसी तरीके का इशू या प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट ना हो। अब इसके बाद जो है आप ये जो हेडिंग वगैरह है इसके बाद में आप बता सकते हैं कि खास तौर पे सफा हम लोग 2 कैटेगरीज में इसको पढ़ सकते हैं, या फिर 2 आपके जो इमीडिएट नेबर्स थे उनके साथ में मुगल्स के रिलेशनशिप्स को देखकर हम लोग इस बात को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि मुगल्स के कंसर्न जो थे वो आपके अपने अंपायर की स्टेबिलिटी थे और पीस एंड प्रॉस्पेरिटी थी, प्लस वो साथ ही साथ ये चाहते थे कि अपने फ्रंटियर्स वगैरह की बॉर्डर जो है उसको सिक्योर किया जाए। उसके बाद में आप हेडिंग डाल सकते हैं मुगल एंड सफाविद रूलर्स, और उसमें फिर कांधार का जो पूरा किस्सा है उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहले भी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, तो मैं फिर से आपको पूरा कांधार का जो किस्सा है वो बताऊंगा नहीं। बस इतना है कि जिन लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं उनके लिए बता रहा हूं कि हिंदू कुश वगैरह का जो माउंटेन्स हैं उनको क्रॉस करके आप या तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट से बाहर जा सकते हो या इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर आ सकते हो। जो हिंदू कुश के माउंटेन्स कंट्रोल करेगा वो कौन अंदर आ रहा है या कौन बाहर जा रहा है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, या इंडियन सबकॉन्टिनेंट उसको कंट्रोल करेगा। अब ये जो इलाका है मुगल्स वगैरह खास तौर पे इसको अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। सफाविद रूलर जो थे वो भी इसके ऊपर अपना दावा ठोकते थे, अल्टीमेटली लड़ाइयां
वगैरह हुई, कभी मुगल्स ने इस पे कब्जा किया, कभी सफाविद रूलर्स ने कब्जा किया, लास्ट में आपके सफाविद रूलर्स ने 1622 में मुगल से इसको जीत लिया। इतनी जो बातचीत है अब आपको पूरी की पूरी एक्सप्लेन करना पड़ेगी। इस बीच में आपका जो आपका जहांगीर का टाइम पीरियड था, उसमें एक मिशन भी भेजा गया सफाविद अंपायर में, सफाविद कोर्ट में, काफी सारी चीजें की गई, बट कुछ नतीजा वगैरह निकल कर आया नहीं। वो सारी रामकथा अपने को लिखना पड़ेगी, डिस्क्राइब करना पड़ेगी। जहां तक अब यहां पर एक कमी जो है वो मुझे दिख रही है कि यहां पे थोड़े पैराग्राफ्स जैसे पॉइंट्स बना दिए गए, इन पॉइंट्स को और थोड़ा छोटा किया जा सकता है। तो आप लोग जब लिखेंगे तब आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि इन पैराग्राफ्स को थोड़ा छोटा रखा जाए। जब सफाविद और मुगल्स का पूरा कंधार का किस्सा समझा चुके होंगे और उसके बेसिस पे फिर आप जब पूरा बता देंगे तो उसके बाद में फिर आप लिखेंगे थस इट एक्सप्लेन्स अवर, ये जो सवाल पूछा गया है कि किस तरीके से आपके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स वगैरह रखे जाते थे। इसी के कंटिन्यूएशन में फिर आप आगे बात करेंगे मुगल्स और ऑटोमन्स की, कि मुगल्स और ऑटोमन्स की जो पॉलिसी थी वो दो बातों के ऊपर बेस्ड थी कि एक तो आपका जो रिलीजियस प्लेसेस वगैरह हैं वहां पर आपका जो मुगल अंपायर से अगर कोई आता है तो उसको रोका ना जाए, दूसरा ट्रेड वगैरह जो है आपका चलने दिया जाए। इसके लिए फिर वो जो आपके पोर्ट्स वगैरह थे मोखा का और एडन का, वहां पर ये लोग अपने सामान वगैरह को भेजते थे, जो उससे आपका कमाई होती थी उससे चैरिटी कर देते थे। ये सारी बातचीत जो है फिर आपको यहां पर लिखकर जो है एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। ये सारी की सारी बातचीत जो है यहां पर आपको समझानी पड़ेगी कि किस तरीके से ये लोग रिलीजन और कॉमर्स को जो है मिलाकर डिप्लोमेसी वगैरह किया करते थे ऑटोमन्स वगैरह के साथ में, और मोर और लेस इनके रिलेशनशिप्स वगैरह ठीक चलते थे। ये लिखने के बाद में फिर आप जो है अपना आंसर जो है वो कंक्लूड करोगे। तब यहां से हमको समझ में आता है कि अलग अलग अंपायर्स के साथ में डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, द डिफरेंट पॉलिटिकल इक्वेशन एंड द डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट लोगों के साथ में डिफरेंट तरीके के रिलेशनशिप्स वगैरह रखे जाते थे। कहीं पे पॉलिटिक्स और रिलीजन दोनों को मिलाया, कहीं पे कॉमर्स और रिलीजन दोनों को मिलाया जा रहा है, कहीं पर जो है आपके फ्रंटियर्स वगैरह को सिक्योर किया जा रहा है। तो अलग अलग पॉलिसीज और के बेसिस पर जो है अलग अलग तरीके से मुगल्स अपने रिलेशनशिप्स को अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ में कंडक्ट किया करते थे। इस तरीके से जो है आप लिखकर अपना ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है इसको कंक्लूड कर सकते हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। ये जो हमारा सेशन था इसमें हम लोगों ने हमारा जो टर्म 2 का सिलेबस है उसका जो पहला यूनिट कह लें या फिर आप जो थीम नंबर 9 कह लें, इसमें से जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बनाए जा सकते थे, जो आपके 6 नंबर के क्वेश्चंस आने हैं, वो किस तरीके से बनाए जा सकते थे, किस बेंट ऑफ माइंड के साथ में करने हैं, इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से यूज़ करना है और किस तरह से एक बेटर आंसर लिखा जा सकता है, इन सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए हम लोगों ने अलग अलग जो क्वेश्चंस बन सकते थे या अलग अलग एस्पेक्ट्स जिनके ऊपर सवाल बनाए जा सकते हैं वो सब देखकर डिस्कस किए हैं। इससे ज़्यादा एस्पेक्ट मुझे नहीं लगता इस पर्टिकुलर चैप्टर से बनकर तैयार होंगे। तो अगर आप इतने एस्पेक्ट्स भी देख लेते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस हमने बनाए हैं और प्रैक्टिस करी है तो भी ये बहुत ज़्यादा रहेगा, ये मोर देन सफिशिएंट रहेगा। आप इतने भी क्वेश्चंस अगर देखकर जाएं तो इसमें जो है अगर इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है घुमा फिरा के तो भी आप उसका जवाब देने की स्थिति में रहेंगे और एक इफेक्टिव तरीके से एक लॉन्ग आंसर लिख पाएंगे जिसमें 6 में से 5, 5.5, 5.75 इस तरीके से मैक्सिमम नंबर जो है आप स्कोर कर सकें। अब कंक्लूड करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें इस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, पैराग्राफ और उसके ऊपर फिर किस तरीके के सवाल बन सकते हैं, वो वाला सेशन हम लोग देखेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से बनाए जा सकते हैं और किस तरीके से हमको उनका जवाब वगैरह देना है। तो वो सारी बातें अपने नेक्स्ट सेशन में होंगी। आज के लिए हम लोग यहीं पर कंक्लूड करते हैं। समाप्त करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर जाएं या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं। यहाँ सारा का सारा एजुकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। सारे लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करने को मिलते हैं। जैसे मैंने सेशन की शुरुआत में भी कहा था, आपको किसी भी तरीके का कोई पेमेंट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहें। CBSE हो, स्टेट बोर्ड्स हो, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, सारे जो भी आपका कंटेंट वगैरह है, सारी क्लासेस वगैरह का, NTSC का, ओलंपियाड का, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे एक्सेसिबल है। आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर ना सिर्फ अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं, अपने एग्जाम्स में बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं, बट अपने करियर्स में भी आप अच्छा कर सकते हैं। तो इसी नोट पे आई वुड बी कंक्लूडिंग द लेक्चर। अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत पॉजिटिव रहें। एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहें और अपने ऊपर विश्वास रखें। खुश रहें। थैंक यू। जय हिंद।